हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन मिल रहे हैं, हमें इन चारों ऑप्शन में से तरल अपशिष्ट उत्पाद को अपने उत्तर के रूप में चुनना है। तो ए ऑप्शन है कर्दम, बी वाहित मल, सी जैव गैस और डी है आपंक। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है, आप जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं अब आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी वाहित मल। तो यहाँ पर जो वाहित मल है वो स्टूडेंट्स हमारा तरल अपशिष्ट उत्पाद है, जबकि कर्दम और आपंक की बात करें तो ये ठोस ठोस अवस्था में होते हैं। और यहाँ पर जो जैव गैस है वो स्टूडेंट्स गैस अवस्था में होता है। सिर्फ जो यहाँ पर वाहित मल है वही जो है वो द्रव अवस्था में है, या यूँ कह सकते हैं तरल अवस्था में। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वाहित मल वो एकदम सही है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है कहलाता है। तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, या उस स्थिति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। ए शून्य विक्षेप स्थिति बोला जाता है क्या उसे, बी ऋणात्मक बिंदु कहा जाता है, सी धनात्मक बिंदु कहा जाता है और डी मध्यवर्ती बिंदु कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए शून्य विक्षेप स्थिति। उस स्थिति को बोला जाता है स्टूडेंट्स शून्य विक्षेप स्थिति। और शून्य विक्षेप स्थिति वह स्थिति होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वह स्थिति होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दे, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र को पूर्ण रूप से उदासीन बना दे। पूर्ण रूप से क्या कर दे स्टूडेंट्स, उदासीन बना दे, ठीक है ना। तो उसी स्थिति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, शून्य विक्षेप स्थिति कहा जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि रज्जु निवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। तो यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के मिल रहे हैं हमें। ए 11 से 13 वर्ष में, बी 45 से 55 वर्ष में, सी 35 से 50 वर्ष में और डी 70 से 75 वर्ष में स्टूडेंट्स। तो सही आंसर क्या है उस आंसर को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी 45 से 55 वर्ष में जो रज्जु निवृत्ति होती है वो स्टूडेंट्स शुरू हो जाती है या शुरू होती है। अब देखा जाए तो रज्जु निवृत्ति में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्रजनन संबंधी जो हार्मोन होते हैं, प्रजनन संबंधी जो हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, तो वो उनमें स्टूडेंट्स क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, जब महिला इस अवस्था पर पहुंच जाती है, इस आयु पर पहुंच जाती है, तो रज्जु निवृत्ति के कारण क्या होता है उसमें स्टूडेंट्स जो प्रजनन संबंधी जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो उनमें प्राकृतिक रूप से क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, कमी आ जाती है, प्राकृतिक रूप से कमी आ जाती है। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रज्जु निवृत्ति बोला जाता है, और ये होती है 45 से 55 वर्ष की आयु के आसपास। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला चौथा क्वेश्चन हमारे की साजन की बिंबाणु संख्या को हम कह सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या जो है वो संक्रमित ज्वर के कारण उनकी संख्या घट रही है साजन के शरीर में। तो यह उसके रक्त को रोक देगा। तो अब हमें यहाँ चारों ऑप्शन में उस उत्तर को चुनना है जो रक्त की उस कंडीशन को बता रहा है कि जो रक्त है वो इस काम को करना रोक देगा। ए रक्त बहने से रोक देगा, बी ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देगा, सी जो रक्त का थक्का जमने से रोक देगा और डी प्रवाहित होने से रोक देगा। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें कि इसका सही आंसर क्या है। तो मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ और अपना आंसर ज़रूर मैच करें। और देखते हैं हम इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, यानी जो
रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का जमने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रोक देगा। अब रक्त में बिम्बाणु संख्या में गिरावट के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जमने से रोक देता है स्टूडेंट्स। यानी जो बिम्बाणु जो संख्या होती है जिनको बोला जाता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बोला जाता है स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स बोला जाता है। तो इनकी संख्या में क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, जो गिरावट आती है बिम्बाणु संख्या यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट के कारण क्या होने लगता है, रक्त का थक्का जमने में समस्या आने लगती है, यानी रक्त का थक्का जमने से रोक देता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो आपके बिम्बाणु होती है, बिम्बाणु जिनको बोला जाता है, बिम्बाणु को स्टूडेंट्स थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है ना। और ये हमारे रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये रक्त का जो थक्का होता है उसको जमाने का कार्य करते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है। तो उस ऊतक को हमें अपने उत्तर के रूप में चुनना है। जो क्या करता है, वो ऊतक मरम्मत का काम भी करता है, यानी मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भी भरता है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन है वसामय ऊतक, बी एरियोलर ऊतक, सी उपास्थि और डी है कंडरा। तो सही आंसर क्या है, उस आंसर को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आंसर इसका बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी एरियोलर ऊतक। तो स्टूडेंट्स एरियोलर वह ऊतक होता है जो क्या करता है, जो ऊतक की मरम्मत करता है। ठीक है ना, जो ऊतक होते हैं उनकी क्या करता है, मरम्मत करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अंग के अंदर की जगह को भी, जो भी अंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन अंग के अंदर की जगह जो होती है, जो जगह होती है उसको भी ये क्या करता है स्टूडेंट्स, भरता है, भरने का काम करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, भरने का काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और यह हमारे शरीर की बहुत सी जगह पर में कह सकते हैं पाया जाता है, यानी कई जगहों पर हमारे शरीर के अंदर ये बहुत सी जगहों में पाया जाता है। और यह मुख्यतः त्वचा में पाया जाता है। ये जो देखा जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः त्वचा में पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि वह ऊतक जो मरम्मत में मदद करता है, ठीक है, और अंग के अंदर की जगह को भरता है, तो वो ऊतक कहलाता है हमारा एरियोलर ऊतक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीय वस्तुएं होती हैं। यानी कि हमें उन वस्तुओं के समूह को चुनना है जो जो बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणुओं द्वारा कैसे हो जाएं, नष्ट हो जाएं, अपघटित हो जाएं। तो उन वस्तुओं का हमें समूह अपने उत्तर के रूप में चुनना है। तो यह चार ऑप्शन में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए केक, पॉलीथीन तथा घास, बी घास, प्लास्टिक तथा चमड़ा, सी फलों के छिलके, केक तथा पत्ता गोभी, डी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो सही आंसर क्या है, उस आंसर को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, फलों के छिलके, केक तथा जो पत्ता गोभी है वो स्टूडेंट्स जैव निम्नीय वस्तुएं हैं। यानी कि ये क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाएंगी। ठीक है, बाकी की जो वस्तुएं हैं तो उनमें जो समूह है वो जैव निम्नीय वस्तुओं के समूह में नहीं आती हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे पॉलीथीन है, ये जैव निम्नीय वस्तु नहीं है। प्लास्टिक भी जैव निम्नीय वस्तु नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर भी जो प्लास्टिक है वो जैव निम्नीय वस्तु नहीं है। यानी कि जो हमारे अन्य तीन जो समूह दिए गए थे, ठीक है ना, वो इसका उत्तर नहीं थे। और यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो एकदम सही है कि फलों के छिलके, केक और जो पत्ता गोभी है वो कैसे हैं, आपकी जैव निम्नीय वस्तुएं हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है स्टूडेंट्स। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है जिस व्यक्ति को अगर रेबीज हो जाता है। तो ए भूख का अभाव तथा पेट खराब होना, बी गंभीर पेट दर्द तथा सिर दर्द होना, सी उच्च ज्वर एवं कपकपी आना और डी हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। तो सही आंसर क्या है इसका स्टूडेंट्स, आप उस आंसर को जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना स्टूडेंट्स। तो जिस स्टूडेंट्स को भी रेबीज हो जाता है तो उसमें जो मुख्य लक्षण देखने के लिए मिलता है वो मिलता है स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। रेबीज के लक्षण में देखा जाए तो मुख्य कारण होता है मति भ्रम।
मति भ्रम हो जाता है, जो मुख्य लक्षण होता है, जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो ग्रसित होता है, वो पानी से क्या होने लगता है, डरने लगता है। जो पानी होता है उसे उसको डर लगने लगता है स्टूडेंट्स। रेबीज होने का प्रमुख कारण है किसी पागल कुत्ते का काटना। अगर कोई पागल कुत्ता होता है, ठीक है ना, पागल जो कुत्ता होता है, यदि वो काट लेता है किसी व्यक्ति को, तो उसको रेबीज होने का प्रमुख कारण रहता है, ठीक है ना। रेबीज एक संक्रामक बीमारी है स्टूडेंट्स। ये कैसी है स्टूडेंट, ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है रेबीज, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो भी जानवर, ये देखा जाए तो जो भी जानवर में अगर कह सकते हैं जो इस प्रकार के जिनमें वायरस पाया जाता है, रेबीज कह सकते हैं, रेबीज वायरस जिसमें पाया जाता है, तो ये उनकी लार के माध्यम से फैलता है, ठीक है। ये उनकी क्या होती है स्टूडेंट, लार के माध्यम से फैलता है। यदि वो जानवर काट लेता है तो जो लार होती है तो वो उसके ब्लड में चली जाती है काटने वाले के, तो उसके कारण जो रेबीज जो रोग होता है, जो वायरस होता है, वो क्या कर जाता है, संक्रमित कर जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है ना। ये देखा जाए तो एक वायरस से होता है, और इस वायरस का नाम है स्टूडेंट्स न्यूरोट्रॉपिक, न्यूरो न्यूरोट्रॉपिक न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स 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 न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स। ये एक वायरस है जो इस रोग के वाहक होते हैं, ठीक है ना। इसके माध्यम से, इस वायरस के माध्यम से या इस विषाणु के माध्यम से कह सकते हैं हम कि ये जो रोग है वो फैलता है, ठीक है ना। यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। देखा जाए तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो रेबीज होता है, इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है स्टूडेंट्स तंत्र का तंत्र होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप कि जो रेबीज होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है। तो यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं कि हमारी छवि कैसी हो सकती है स्टूडेंट्स, तो उस पर हमें गौर करना है और अपने आंसर को उत्तर के रूप में चुनना है। तो ए ऑप्शन है छोटी और अधोशीर्षी, बी ऑप्शन है विशाल और ऊर्ध्वशीर्ष, सी समान आकार किंतु पार्श्वता अधोशीर्ष, डी समान आकार किंतु अधोशीर्षी। तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो छवि है वो ऐसी हो सकती है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, समान आकार किंतु पार्श्वता अधोशीर्षी, ये इसका सही आंसर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि पौधों द्वारा पानी जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो चारों ऑप्शंस में हमें देखना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो पानी को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। ए प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, बी परिवहन कहलाता है, सी श्वसन कहलाता है, या डी बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। कि जो पौधे होते हैं यानी पौधों द्वारा पानी जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को स्टूडेंट्स बोला जाता है बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है क्योंकि। अब वो जो हल्दी का दाग है वो लाल क्यों हो जा रहा है, तो उसका कारण हमें जानना है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में हमें देखना है कि उसका कारण क्या है। ए साबुन प्रकृति में उदासीन होता है इसलिए जो धब्बा होता है वो लाल हो जाता है, बी साबुन प्रकृति में अम्लीय होता है, या सी साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, या डी हल्दी प्रकृति में अम्लीय होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, वो उस आंसर को आप अपने आंसर के तौर पर जल्दी से चुन लें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा और अपना आंसर जरूर मैच करते चलें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, कि जो साबुन होता है वो प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसलिए जो सफ़ेद शर्ट में लगा जो हल्दी का दाग होता है और जब इस पर साबुन
लगाया जाता है या साबुन से धोया जाता है तो वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, लाल हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि जो साबुन की जो प्रकृति होती है वो स्टूडेंट्स होती है क्षारीय प्रकृति होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है क्योंकि यह तो जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ठीक है ना, पावर रिएक्टर होते हैं, तो इनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसका निस्तारण एक बड़ी समस्या होती है। तो वो समस्या बड़ी क्यों होती है तो उसका कारण जानना है हमें। ए दुर्गंध युक्त होता है, बी उच्च ज्वलनशील होता है, सी उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है और डी उच्च रूप से अभिक्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र होते हैं उनसे जो अपशिष्ट निकलता है तो उसका निस्तारण क्या होता है, एक बड़ी समस्या होता है। क्यों, क्योंकि जो अपशिष्ट होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस प्रकार के अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्टूडेंट्स जमीन में क्या किया जाता है, जो जमीन होती है जमीन में गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। जो गहरे गड्ढे होते हैं उनको खोदा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, गहरे गड्ढों को खोदा जाता है इन अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म हैं। यहाँ पर हॉट ब्लडेड जो एनिमल हैं उनका यहाँ पर हमें ग्रुप देखना है कि वो ग्रुप कौन सा है, ठीक है। ए उभयचर और सरीसृप, बी एवीज और स्तनधारी, सी मछली और उभयचर और डी मछली और सिलेंट्रेटा। तो इसका सही आंसर क्या है, आप जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं अब इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी एवीज और स्तनधारी। एवीज के अंतर्गत स्टूडेंट्स पक्षी आते हैं और स्तनधारी के अंतर्गत हम प्राणी आते हैं, मैमल्स आते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ये दोनों ही जो युग्म हैं या ग्रुप हैं ये कैसे हैं, ये गर्म रक्त वाले कह सकते हैं, गर्म रक्त वाले मतलब जीव कह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्म रक्त वाले जीव हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सोनू अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बुनसन बर्नर के वायु विवर को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। तो उसने ऐसा क्यों किया, वो क्या प्राप्त करना चाह रहा था। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए पीली लौ प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया, बी नीली लौ प्राप्त करने के लिए उसने इस तरीके से समायोजित किया, सी चमकदार लौ प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया, या डी हरी लौ प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी नीली लौ प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, जो बुनसन बर्नर था उसका वायु विवर को उसने खोला, ठीक है ना। तो वो इसने इसलिए किया जिससे कि वो उसकी क्या प्राप्त कर सके, नीली लौ प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वनस्पति इसे संदर्भित करता है। वनस्पति जो शब्द है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो 4 ऑप्शन में से हमें उस शब्द, ये जो वनस्पति शब्द है उसका अर्थ का मतलब हमें निकालना है जो इसे संदर्भित करता हो। ए उस क्षेत्र के जंगली जानवर, बी उस क्षेत्र का पादप जीवन, सी उस क्षेत्र का पशु जीवन और डी उस क्षेत्र के पक्षी। तो स्टूडेंट्स सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी उस क्षेत्र का पादप जीवन, यानी जो वनस्पति का जो मतलब निकलता है, जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि उस क्षेत्र का पादप जीवन से उसका किसी न किसी प्रकार से क्या है, संबंध है, इस शब्द से उसका संबंध है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखें कि जो वनस्पति जो शब्द है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है, वो संदर्भित करता है उस क्षेत्र के पादप जीवन को स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स उस ग्रह का नाम बताएं जो लाल रंग में दिखता है स्टूडेंट्स, यानी कि उस प्लैनेट का हमें नाम यहाँ देखना है 4 ऑप्शन में से, जिसको क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 4 हमें पढ़ने के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं प्लैनेट्स के। ए मंगल,
बी बृहस्पति, सी पृथ्वी और डी है नेपच्यून। तो सही आंसर क्या है, आप जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए मंगल, यानी कि जो मंगल जिसे बोला जाता है मार्स। मंगल वो प्लैनेट है जो जो कैसा होता है, जो लाल रंग में दिखता है स्टूडेंट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको, मंगल ग्रह को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये जो मंगल ग्रह है स्टूडेंट्स, ये सौर मंडल में देखा जाए तो सूर्य से चौथा ग्रह है, यानी सूर्य से दूरी के क्रम पे अगर देखा जाए तो सूर्य से स्थिति के क्रम में अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के क्रम में देखा जाए तो ये स्टूडेंट चौथे नंबर का ग्रह है। ठीक है, चौथा ग्रह है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी है। ये कैसा है स्टूडेंट्स, दूसरा सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह भी है ये स्टूडेंट्स, मार्स यानी मंगल। अब मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं, इसके दो उपग्रह भी होते हैं प्राकृतिक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक होता है फोबोस, ठीक है, एक होता है आपका फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो डीमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का जो सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा उपग्रह कह सकते हैं हम किसको स्टूडेंट्स, डीमोस को कह सकते हैं। ठीक है, डीमोस को हम बोल सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप डीमोस ऑप्शन को जरूर टिक करें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।